आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पोर्शन। इसके अंदर लास्ट सेक्शन में मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की थी रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड ऑल। ऑलराइट, ये लेक्चर भी हमारा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है जो आरबीसी बोर्ड की परीक्षा देने के लिए तैयार है अब। ऑलराइट, तो डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और एक्सप्लेन करना हमको प्रोसेस किसका आपके पास में यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो सबसे पहले जो हमारे पास में वर्ड आ रहा है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है आपके पास में, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फॉर्मेशन ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास में, गैमीट्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है आपके पास में वो गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा। नाउ द गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स। गैमेटोजेनेसिस ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कंसीडर्ड एज द oogenesis, ठीक है, oogenesis आ जाएगा, एंड द रेस्ट वन इज कंसीडर्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे पास में वो स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। oogenesis का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इन दोनों को इंटरोगेट कर देता हूँ आपके पास में कि यार ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा और oogenesis क्या रहेगा। तो अपने पास में यहाँ पे आ रहा है कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नेक्स्ट वन इज द oogenesis, ये अपने पास में आ रहा है। तो हमारे पास में फर्स्ट थिंग है कि स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, फॉर्मेशन ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास में, स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहला रहा है। स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म, ठीक है। oogenesis में आ जाएगा आपके पास में फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या यू कैन से दैट एग का फॉर्मेशन होना आपके पास में oogenesis कहलाता है। थोड़ा सा और डिफरेंसेस की बात करते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होगा, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी जब स्टार्ट होगा तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेल्स में, ऑफ कोर्स मेल्स में ही होता है। और ये आपके पास में कब तक चलता रहता है, टिल लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन। यानी ह्यूमन मेल जो आ रहा है अपने पास में वो पूरे लाइफ स्पैन तक गैमीट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। oogenesis पे डिस्कस करें तो oogenesis का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, ये होता है बिफोर बर्थ। बिफोर क्या आ जाएगा आपके पास में, बर्थ, यानी कि जन्म से पहले स्टार्ट हो जाएगा फीमेल में, ठीक है। और ये एंड कब होता है, एंड होता है आपके पास में ये मेनोपॉज पे। मेनोपॉज पे एंड हो जाएगा। तो ये आपके पास में मेनोपॉज पे एंड हो जाएगा। मेनोपॉज का ऑन एन एवरेज ईयर है अराउंड 50 ईयर ऑफ अ फीमेल लाइफ स्पैन। ऑलराइट, यानी जब महिला यानी फीमेल 50 वर्ष की हो जाती है, 50 साल तक की हो जाएगी, तब उसके अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट रुक जाता है। ये ऑन एन एवरेज ये एज डिसाइड की हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट कब होता है, बिफोर बर्थ, यानी कि जो एक फीमेल फीटस है, फीमेल फीटस है, वो जब अपनी माँ के यूट्रस के अंदर है तो उस समय पर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा फीटस की ओवरी के अंदर, ठीक है। और एंड कब होगा आपके पास में, जब वो फीटस पैदा हो जाएगी, उसके बाद में आपके पास में जब मेनोपॉज आएगा उसकी लाइफ में, तो उस समय पर आपके पास में क्या होता है, oogenesis एंड होता है। पर oogenesis का भी मेरे क्वेश्चन नहीं है, बीच में कहाँ रुकता है वो भी चीज़ें होती है इसके अंदर। और डिफरेंसेस की बात करूं मैं आपके पास में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब सतत रूप से चलने वाला, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। बीच में रुकता नहीं है, चलता रहता है, तब प्रोसेस बीच में पॉज नहीं होती है। ये आपके पास में जो आ रहा है वो थोड़ा डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये आपके पास में बीच में रुक रुक करके चलता है oogenesis। अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की साइट को डिस्कस करूँ आपसे कि व्हाट इज द साइट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हमारे पास में साइट इसका रहता है सेमीनिफरस टिब्यूल ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास में, टेस्टिस। टेस्टिस के सेमीनिफरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने लास्ट सेक्शन में भी बताया, वीडियो में देख लीजिएगा बल्कि आराम से। और यहाँ पे आपके पास में इसका जो साइट है, ये इसका जो साइट है आपके पास में वो रहता है आपके पास में जब ये oogenesis स्टार्ट होता है, तब तो अपन इसको कहते हैं कि ये आपके पास में फीटस ओवरी में स्टार्ट हो रहा है।
और आगे जब बच्ची जब पैदा हो जाती है तो अपन नॉर्मली साइड लिख सकते हैं कि ओवरी ऑफ फीमेल, ठीक है। ओवरी में चलेगा आपके पास में ये प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए आपको कुछ हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। जैसे कि आपके पास में आ गया GnRH, जैसे कि आ गया आपके पास में FSH, जैसे कि आ गया LH, जैसे आ गया आपके पास में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, कॉर्टिसोल वगैरह भी रहते हैं इसके अंदर। बट ये मेन हार्मोन अपने पास में GnRH, FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन, ये मेन हार्मोन है। इसके अलावा कुछ विटामिन की भी रिक्वायरमेंट रहती है, बट इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर NCERT बुक, ऑलराइट। और इसके लिए आपके पास में जो हार्मोन की रिक्वायरमेंट रहेगी oogenesis के लिए, वो हमारे पास में ऑफ कोर्स यहाँ पे भी क्या आएगा, GnRH आएगा, FSH आएगा, LH आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा आपके पास में, और एस्ट्रोजन भी रहेगा। ये सभी हार्मोन का रिक्वायरमेंट आपके पास में oogenesis की प्रोसेस के अंदर रहता है। अलग अलग स्टेज में अलग अलग हार्मोन का लेवल का खेल रहता है आपके पास में। So these all are the differences between the oogenesis and the spermatogenesis. But my question is that explain the process of the spermatogenesis. So here we are discussing about the spermatogenesis process. So look at here, spermatogenesis. The spermatogenesis process, spermatogenesis process is completed into the two major steps. The first one is the formation of spermatid, and the rest one is the spermiogenesis. The rest one is the spermiogenesis. Now the formation of spermatid is completed into the 3 steps. The first phase is known as multiplication phase. The first phase is known as multiplication phase. The second phase is known as growth phase. The third phase is known as maturation phase. Before we start the formation of the spermatid, first we know about the spermatid. What is spermatid? We can say that the spermatid is the non-motile sperm. ठीक है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि नॉन मोटाइल स्पर्म है, राइट। ओके, सो वी आर हियर अबाउट द डिस्कसिंग अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। The first step is formation of spermatid. The site of spermatogenesis, the seminiferous tubule. We know that the seminiferous tubule, inner layer of the seminiferous tubule is the germinal epithelium, having the two types of cell, male germ cells and the Sertoli cell. ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाकर के देखिए उसको, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि मेल जर्म सेल वहाँ पे है, और मेल जर्म सेल है वहीं से ही आपके पास में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस का स्टार्टअप होगा। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये हमारे पास में आ रही है 2n सेल है, इसको मैं कह सकता हूँ मेरे पास में आ रही है मेल जर्म सेल, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द स्पर्मेटोगोनिया, इमेच्योर स्पर्मेटोगोनिया वी कैन से दैट, ठीक है। The male germ cell undergoes into the many mitotic division, ठीक है, इसमें बहुत सारे माइटोसिस होंगे। Just look at here, the first mitosis, we know that the number of chromosome will remain same in the mitosis so that we return as a 2n cell, alright. Again this cell is also undergoes into the mitosis so that there is more and more amount of cell is formed in the seminiferous tubule, ठीक है। सो दीज ऑल सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। जितना भी सेल माइटोसिस के थ्रू बन रहा है उनको भी अपन क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। ये मेल जर्म सेल ये भी स्पर्मेटोगोनिया ही है। हमने इस पहला फेज में क्या किया है, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया को इंक्रीज किया है। हाउ कैन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया? बाय द हेल्प ऑफ द माइटोटिक डिवीजन, ऑलराइट, सो दैट these all cells are called as spermatogonia, right. Now the many spermatogonia form by the mitotic division. This phase is called as multiplication phase. क्या बोल रहे हैं हम इसको, मल्टीप्लिकेशन फेज, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। सो दैट मैनी स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म इनसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अमंग द मैनी स्पर्मेटोगोनिया सम स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज देयर साइटोप्लाज्म,
Alright, some spermatogonia, not all the spermatogonia, some spermatogonia clearly written in the NCERT book that some spermatogonia increase the cytoplasm or you can say that increase the growth. ठीक है, जैसे ही साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सपोज दैट इस स्पर्मेटोगोनिया का साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो सेल बड़ा हो गया यानी कि ग्रोथ हो गया सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेल बना है यानी वो सेल्स जिसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है यानी कि वो स्पर्मेटोगोनिया जिनका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सभी का नहीं होता, जितना भी यहाँ पे बनता है स्पर्मेटोगोनिया सबका नहीं होता, कुछ स्पर्मेटोगोनिया हैं जिनका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, उन्हें अब हम नाम दे देते हैं क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सो ये आपके पास में जिस नाम से जाना जा रहा है वो है प्राइमरी स्पर्मेटो, क्या आ जाएगा आपके पास में, साइट। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड दिस फेज इज कंसीडर्ड एज द ग्रोथ फेज। यहाँ पे बहुत स्पर्मेटोगोनिया बनता है, मिलियंस में स्पर्मेटोगोनिया बनता है, पर जितना भी स्पर्मेटोगोनिया बनता है वो सारा नहीं ग्रोथ करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उनकी कुछ सेल्स होती है वो आपके पास में क्या करती है, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करती है और जिससे वजह से वो बड़ी हो जाती है, इसलिए अपन कहते हैं कि सेल की ग्रोथ हो रही है, दैट इज वाई रिटन एज द ग्रोथ फेज। ऑलराइट, ये हमारे पास में सेकंड फेज थी, ग्रोथ फेज। नाउ दिस सेल इज अंडरगोज इनटू द मियोसिस। इस सेल में अब आपके पास में क्या होगा, मियोसिस होगा। सो दैट मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके पास में, ये मेरे पास में 2n सेल है, ये मेरे पास में आ रही है प्राइमरी स्पर्मेटो, क्या आ जाएगा मेरे पास में, साइट आ जाएगा। नाउ दिस सेल अंडरगोज इनटू द मियोसिस। यहाँ पे होगा आपके पास में मियोसिस, क्या हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट होगा पहले। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगा और दो इक्वल सेल बनेगी, इसमें कोई छोटी बड़ी सेल नहीं है, दोनों इक्वल सेल बनेगी आपके पास में। सपोज दैट दिस सेल इज फॉर्म and suppose that this cell is formed and both cells having the n number of chromosome, here's the 2n number of chromosome, here's the n number of chromosome, the number of chromosome will become half during the, क्या आ जाएगा आपके पास में, meiosis first। meiosis first में आपके पास number of chromosome half हो जाएगा, so that two daughter cells are formed, two equal daughter cells are formed and these cells are separately known as secondary spermatocyte। alright, so ये भी आपके पास में क्या आ रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ रहा है और ये भी आपके पास में कौन आ रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ रहा है। ठीक है, सो दैट वी कैन से दैट फ्रॉम द वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देयर इज टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्म। ऑलराइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। नाउ अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मियोसिस फर्स्ट हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपके पास में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। ये वाला सेल भी आपके पास में जिससे गुजर रहा है वो कौन है आपके पास में, मियोसिस सेकंड। ये वाला सेल भी जिससे गुजरेगा वो होगा आपके पास में क्या, मियोसिस सेकंड से गुजरेगा। Meiosis second is same as the mitosis, so that two daughter cell is formed and having the number of chromosome will remain same as the secondary spermatocyte, that is haploid number of chromosome. Here is also there is a two daughter cell is formed, that is also having the same number of chromosome as like a secondary spermatocyte. So these are four daughter cell formed. Alright, four daughter cell formed. And these cells is known as spermatid। इन्हीं को ही हम क्या कह रहे हैं, यही हमारे पास में है फोर हैप्लॉइड। क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास में, स्पर्मेटिड। ठीक है, स्पर्मेटिड्स कर देता हूँ, चार हमारे पास में स्पर्मेटिड बने हैं, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। सो दैट ये पहला स्टेप था स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसमें हमने ये सीखा कि आपके पास में पहले मेल जर्म सेल होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, वो अपना नंबर को इंक्रीज करके बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है। उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है आपके पास में, ग्रोथ करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करके जो भी ग्रोथ करता है उस सेल को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देंगे। नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज इनटू द मियोसिस, बट मार्क माय वर्ड, द वन मियोसिस इज कंप्लीट व्हेन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बोथ आर कंप्लीट। यानी कि एक मियोसिस जो आपके पास में आ रहा है वो कंप्लीट कब माना जाएगा, जब मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाए। आप इसको सेपरेट मियोसिस मत काउंट कीजिएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो रहा है वो एक ही मियोसिस है, उसके दो फेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ऑलराइट, तो फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म। सो दैट क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है आपके पास में, एक स्पर्मेटोसाइट से कितना सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, दो।
आपसे पूछ सकता है एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड बनता है, तो उसका आंसर भी 2 होगा, क्योंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये रहा, इससे आपके पास में 2 क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड बन रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर आपसे पूछेगा कि एक स्पर्मेटोसाइट है जिससे आपके पास में कितना स्पर्मेटिड बन रहा है, तो आंसर होगा 4। ठीक है, एक स्पर्मेटोसाइट से ये 4 क्या बन रहा है आपके पास में, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड फॉर्म हो रहे हैं। राइट, ये आपके पास में चीज है। अब इसका सेकंड स्टेप पे बात करते हैं हम लोग, जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्टेप थे ना इसके, एक था स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड जो मैंने बना दिया। अब यहाँ पे कौन आ रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का सिंपल सा फंडा है आपके पास में, जो स्पर्मेटिड बना है, ये आपके पास में स्पर्मेटिड बना है। स्पर्मेटिड इज गेट नरिश्ड बाय द सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले लेगा और एंड फॉर्म द मोटाइल स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। यानी स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल है, ठीक है, और वो सर्टोली सेल से क्या कर लेगा, नरिशमेंट ले लेगा और उससे क्या बन जाएगा, वो मोटाइल स्पर्म बन जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द spermiogenesis. Alright, the non-motile sperm is converted into the motile sperm by the help of the Sertoli cell, that is called as the spermiogenesis. And this process also happens into the seminiferous tubule. Alright, ये हमारे पास में टॉपिक था जिसका नाम था आपके पास में स्पर्मेटोजेनेसिस, जो पहला क्वेश्चन था मेरे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ आपके पास में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है, ये आपके पास में ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म एंड एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द एक्रोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से ये एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ एक्रोसोम बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, बहुत दफ़ा पूछा गया बोर्ड के अंदर। पर पहले हमारे पास में स्पर्म के डायग्राम को बनाना है। डायग्राम तो खैर यहाँ बना हुआ है, पर मैं थोड़े पार्ट्स के बारे में आपको कैसे क्लासीफाई किया वो बताता हूँ आपको। तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म, एक स्पर्म के आपके पास में 4 पार्ट रहते हैं आपके पास में। सबसे पहला पार्ट होता है आपके पास में वो है हेड, सेकंड पार्ट है आपके पास में वो है नेक, थर्ड पार्ट जो मेरे पास में आ रहा है इसके अंदर स्पर्म में वो है मिडल बॉडी या मिडल पीस। ठीक है, मिडल बॉडी या मिडल पीस, एंड द रेस्ट वन इज कंसिडर एज द टेल। ये आपके पास में 4 पार्ट रहेंगे। तो हेड जो है इसके 2 पोर्शन रहते हैं। एक पोर्शन होता है जिसका नाम है एक्रोसोम और दूसरा पोर्शन रहेगा वो है आपके पास में क्या, न्यूक्लियस। ये आपके पास में है। नाउ लुक एट इनटू द फिगर, जो पार्ट्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, द होल स्पर्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सारे पूरे स्पर्म के बाद आपके पास में क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। द सेकंड थिंग, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द हेड पोर्शन। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द हेड पोर्शन। ठीक है, हेड पोर्शन में आपके पास में 2 आ रहे हैं, एक है एक्रोसोम और एक है न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। यानी कि ये है न्यूक्लियस जिसके अंदर है आपके पास में क्या, क्रोमोसोमल मटेरियल। यू कैन से डेट क्रोमैटिन फाइबर्स कह दीजिए, नहीं तो बहुत सिंपल तरीके से बात करो तो डीएनए है इसके अंदर, ऐसा याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि हैविंग द जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज द डीएनए। ठीक है, नाउ एक्रोसोम सबसे पहले नंबर पे हमारे पास में जो आ रहा है वो कौन है हमारे पास में यहाँ पे, एक्रोसोम। दिस वन इज द एक्रोसोम। एक्रोसोम पे हम डिस्कस करें तो एक्रोसोम इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। लुक एट हियर, दिस वन इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एंटीरियर टू द स्पर्म, यानी स्पर्म के सबसे एंटीरियर पे आपके पास में कौन है, एक्रोसोम है। नाउ एक्रोसोम हैविंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, कॉल्ड एज द स्पर्म लाइसिन एंजाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही हमारे पास में इसका आंसर जाएगा। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द एक्रोसोम। तो एक्रोसोम के बारे में थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ इधर, फिर वापस डायग्राम पे आऊँगा। तो एक्रोसोम एक तो एंटीरियर रीजन पे आपके पास में स्पर्म में एक्रोसोम कैप लाइक होता है। एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी एपरेटस से होता है आपके पास में। ठीक है, गोल्जियन एपरेटस से रहेगा। एक्रोसोम आपके पास में जो है इसके अंदर रहेंगे कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिनको कंबाइनली हम लोग कह सकते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ठीक है, ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं बेटा। क्या होता है आपके पास में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। स्पर्म लाइसिन इज द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, व्हिच इज फिल्ड इनसाइड द एक्रोसोम। स्पर्म लाइसिन एंजाइम एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है जो फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक्रोसोम अगर आपके पास में इनएक्टिव हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो फैसिलिट नहीं हो पाएगा। इसलिए एक्रोसोम की यूटिलिटी ये है कि ये आपके पास में ऐसे एंजाइम्स रखता है जो फर्टिलाइजेशन को क्या करवाता है, फैसिलिट करवाते हैं।
जैसे कि आपके पास में इस पे 2 एंजाइम होता है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपके पास में हाइल्यूरोनिक एसिड रहता है और एक रहता है आपके पास में जोनालाइसिन एंजाइम रहता है। तो जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है आपके पास में यहाँ पे ये कोरोना रेडिएटा को रप्चर करता है और जोनालाइसिन जो होता है वो जोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करता है, जिससे स्पर्म क्या होता है आपके पास में सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर करता है। ऑलराइट, सो डैट हम ऐसा कह सकते हैं आपके पास में, अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको लिखना हो कि एक्रोसोम का यूटिलिटी क्या है, तो आपका आंसर ये होगा यहाँ पे कि एक्रोसोम हैविंग द स्पर्म लाइसिन एंजाइम व्हिच इज हाइड्रोलाइटिक इन नेचर एंड दीज एंजाइम हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ऑलराइट, सो डैट एक्रोसोम यूटिलिटी इज दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। राइट, ये आपके पास में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे ये बड़ा सा सेक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बड़ा सा सेक्शन आपके पास में जो है वो किसका है, न्यूक्लियस का है। हेड का ही पोर्शन है, हेड का ही पोर्शन है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस हेड के ही पोर्शन होते हैं। ठीक है, इसमें ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में क्या है, ऑब्वियसली डीएनए या जेनेटिक मटेरियल फिल्ड हुआ हुआ है आपके पास में। राइट, यहाँ पे नैरोवर्ड सेक्शन रहेगा आपके पास में, ये नैरोवर्ड सेक्शन है आपके पास में, कौन सा है, नेक का पोर्शन है, स्पर्म के नेक का पोर्शन है आपके पास में। नेक का पोर्शन में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, दो तरह के सेंट्रियोल होते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन होता है कि वो इनिशिएटिव क्लीवेटिक डिवीजन करवाता है, बट ये सब अभी क्वेश्चन का पोर्शन नहीं है यार। ठीक है, इनिशिएट करता है आपके पास में क्लीवेटिक डिवीजन को। क्लीवेटिक डिवीजन कब होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जाइगोट में होने वाले इनिशियल सेल डिवीजन से उनको क्लीवेटिक डिवीजन बोलते हैं, उनमें हेल्प करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। एंड डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है, इसके अंदर दो तरह के सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल आपके पास में मिडल बॉडी एंड ये जो मिडल बॉडी दिख रहा है इसके लिए आपके पास में क्या करता है, एक्साइल फिलामेंट तैयार करता है 9+2 के फॉर्म में। बट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, इसको भी स्किप कर देना, कोई तकलीफ नहीं है, आप सिंपल याद रखना, क्वेश्चन है ही नहीं मेरा ये। यहाँ पे नेक के अंदर आपके पास में दो तरह के सेंट्रियोल मिलते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक क्या मिलता है आपके पास में, डिस्टल सेंट्रियोल मिलता है। फिर आपके पास में आता है यहाँ पे स्पर्म का ये बड़ा सा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, ये आपके पास में कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस है। क्या है, मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर क्या रहता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया भरा हुआ रहता है। ठीक है, क्या रहता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया भरा हुआ रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पर्म को एनर्जी चाहिए आगे ट्रैवल करने के लिए, आगे मूवमेंट शो करने के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है आपके पास में, एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग। लिखा हुआ क्या है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। स्विमिंग किसके अंदर, स्पर्म किस में स्विम करेगा, सीमन में स्विम करेगा। ठीक है, तो सीमन में ये स्विम कर सके इसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, और फीमेल बॉडी के अंदर जब एंटर करेगा तो भी उसको भागना पड़ेगा। विग्रस आपके पास में जो स्पर्म होंगे वो भागेंगे, विग्रस मोटेलिटी वाले स्पर्म भागेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको मोटेलिटी देने के लिए, आपके पास में मिडल पीस में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट सेक्शन जो है वो सबसे इलॉन्गेट सेक्शन है और सबसे आपके लास्ट में जाता है, ये सेक्शन बिल्कुल नैरो हो जाता है, और ये सेक्शन आपके पास में किसका है, टेल है। द मेजर फंक्शन ऑफ द टेल इज द मोटेलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को मोटाइल बनाने का, मोटेलिटी जो है, जो मोटेलिटी स्पर्म की वो टेल की वजह से होती है, लेकिन इस मोटेलिटी को मोटेलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी, वो कौन देता है, वो मिडिल बॉडी देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आपके पास में। हमारे पास में क्वेश्चन जितना था उतना मैं आपको क्वेश्चन को ही समेट रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें बहुत सारी है बताने के लिए, इतना वास्ट है ये कि जिसमें बहुत सारी बातें की जा सकती है। बट ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, यानी कि डायग्राम आपके पास बना हुआ, बुक में बना हुआ, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। एंड द यूटिलिटी ऑफ एक्रोसोम जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है वो है आपके पास में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये कंपटीशन में भी पूछा गया है, नीट के अंदर भी आया हुआ है और यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो पहला तो हमारे पास में ये आ रहा है स्पर्मियोजेनेसिस। पहले हम इसको सीख लेते हैं। इसको सीखने के लिए आपको फिर से एक बार सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के डायग्राम को देखना पड़ेगा। अगर हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम के बारे में फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को। जिसने नहीं पढ़ा है वो लास्ट वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके इसमें कुछ इलोंगेट सेल्स रहेगी एंड दीज सेल्स इज कॉल्ड एज द सर्टोली सेल एंड सम क्यूबॉइडल सेल्स लाइक दैट इज मेल जर्म सेल एंड दीज सेल्स इज कंसीडर एज द सर्टोली सेल एंड ये मेल जर्म सेल है। तो लंबी सेल जो आ रही है हमारे पास में वो सर्टोली सेल आ रही है और जो ये छोटी सी सेल दिख रही है, छोटी छोटी सेल्स आ रही है, ये आपके पास में कौन है, ये मेल जर्म सेल। ये सर्टोली लंबी वाली और छोटी वाली कौन है, यहाँ पे मेल जर्म सेल है। अब स्पर्मेटिड अभी हमने बनाना सीखा था, स्पर्मेटिड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है ये, उसके ल्यूमन में ही बनेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में बनेगा और सर्टोली सेल से क्या करेगा, नरिशमेंट लेगा।
तो सपोज कर लो ये स्पर्मेटिड है जो सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले रहा है, ठीक है, और मोटाइल बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है आपके पास में, स्पर्मियोजेनेसिस, अभी थोड़ी देर पहले बताया। यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग क्या हो गया कि जो स्पर्मेटिड है वो आपके पास में किस में तब्दील हो रहा है, आपके पास में स्पर्मेटोजोआ में तब्दील हो रहा है। स्पर्मेटोजोआ मतलब कौन हो गया, स्पर्म, ठीक है, और किसकी मदद से हो रहा है ये, सर्टोली सेल की मदद से हो रहा है। वहां से क्या कर रहा है, खाना ले रहा है, इसलिए वो मोटाइल हो गया। स्पर्मेटिड तो आपके पास में नॉन मोटाइल होता है और स्पर्मेटोजोआ क्या होता है आपके पास में, मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो स्पर्मियोजेनेसिस हो गई। दैट मींस स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया आपके पास में, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना बाय द हेल्प ऑफ द सर्टोली सेल। सिंपल याद रखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आपके पास में जैसे ही ये मोटाइल हो गया, मान लो ये जो स्पर्मेटिड था अब इसने नरिशमेंट ले लिया इससे, तो ये मोटाइल हो गया। अब मोटाइल हो गया तो क्या होगा, भागना शुरू करेगा। मोटाइल हुआ इसका मीनिंग क्या होता है आपके पास पे, कि रन करना शुरू करे आपके पास में ये, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे मोटाइल हो गया तो अब ये स्पर्म जो होगा इस सर्टोली सेल से बाहर आएगा। बाहर मतलब अब निकल रहा है, भागना शुरू कर रहा है। तो सर्टोली सेल से बाहर आएगा तो पहले कहाँ आएगा आपके पास में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में, ठीक है। ये पहले आ गया आपके पास में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आ गए। सपोज कर लो ये वो स्पर्म है जिन्होंने सर्टोली सेल से नरिशमेंट ले लिया है और वो सर्टोली सेल से बाहर निकले। अब कहाँ निकले आपके पास में, बाहर निकले, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब नरिशमेंट ले लिया तो मोटाइल हो गया, भागना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बाहर निकल गया। तो पहले कहाँ आएंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आएंगे और उसके बाद में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से भी आगे बढ़ जाएंगे, मतलब आगे की तरफ चले जाएंगे। जो पाथवे है आगे रिप्रोडक्टिव पाथवे है उधर चले जाएंगे। जैसे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से ये स्पर्म लीव कर देंगे, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को लीव कर देंगे और लीव करने के बाद में कहाँ पहुंचेंगे, रेटेड टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडिडायमिसिस तक पहुंच जाएंगे आगे, यानी कि आगे के रास्ते के तरफ चले जाएंगे। तो स्पर्मिएशन का मीनिंग हमारे पास में जो रहता है वो ये रहता है कि व्हेन द स्पर्मेटिड गेट nourished by the Sertoli cell and become the spermatozoa, and these spermatozoa leaves the seminiferous tubule, ठीक है। seminiferous tubule को लीव कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, आगे भाग रहा है। कहाँ आगे भाग रहा है ये आपके पास में, ये भाग रहा है आपके पास में किधर की तरफ, किधर बढ़ रहा है आपके पास में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जो भी आगे स्ट्रक्चर आएगा उसकी तरफ भागेगा, यानी रेटेड टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ऐसे, ठीक है। कहने का मतलब ये। तो स्पर्मिएशन का मीनिंग हो गया आपके पास में कि जो मोटाइल स्पर्म है स्पर्मेटोजोआ का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को छोड़ करके आगे बढ़ जाना, ये आपके पास में स्पर्मिएशन है, ठीक है। बट आपसे पूछे कि सर्टोली सेल से जब ये नरिशमेंट ले लेता है और ये मोटाइल हो जाता है यानी भागना शुरू करता है, तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है, तो सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आएगा। फिर ल्यूमन से फिर क्या होगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को लीव करके आगे भाग लेगा, राइट। सो ये दो आपके पास में थे। Now the next question is like that, define the menstrual cycle and explain the different phases of the menstrual cycle. ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके पास में। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन पे बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन में ये चीज़ है बेटा कि फीमेल प्राइमेट्स जो है, ठीक है, फीमेल प्राइमेट्स, ऑफ कोर्स मैमल्स की फीमेल प्राइमेट जो है उसके आपके पास में ओवरी में, ठीक है, उसके आपके पास में यूटरस में एंड उसके आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्लड में। तीन जगहों पर ध्यान रखना, फीमेल प्राइमेट के ओवरी, यूट्रस और ब्लड में होने वाले साइक्लिक चेंजेस जो है वही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी फीमेल प्राइमेट्स, मैमल के अंदर जो प्राइमेट नॉन प्राइमेट होते हैं उसमें फीमेल प्राइमेट की ओवरी में, यूट्रस में और ब्लड में तीन जगहों पर चेंजेस चलेंगे, ठीक है। और ये चेंजेस साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब ये ऐसे पूरे मंथ में इनका टाइम पीरियड होता है, किस समय पे कौन सा कहाँ चेंजेस आ रहा है और वापस घूम फिर करके वही चीज़ चलती रहती है। तो ये आपके पास में क्या है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। फीमेल प्राइमेट की ओवरी में, यूट्रस में और ब्लड में होने वाला जो साइक्लिक चेंजेस है वो आपके पास में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपके पास में ड्यूरेशन होता है 28 से 29 डेज, यानी कि ये आपके पास में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन रहेगा। नाउ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है मेनार्क। क्या बोलते हैं, मेनार्क, ठीक है। और ये कब होता है आपके पास में, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी,
ऑनसेट ऑफ क्या आ जाएगा, प्यूबर्टी। ठीक है, द नेक्स्ट वन, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। ठीक है, एंड दिस मेनोपॉज इज अराउंड द 50-year एज ऑफ फीमेल। तो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं अपन लोग, मेनोपॉज बोलते हैं। ड्यूरेशन हो गया 28 से 29 दिन। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे मेनार्क। ठीक है, और परमानेंट रुकेगा वो होगा मेनोपॉज, जिसकी एज ऑन एन एवरेज डिसाइड की है 50 ईयर्स, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है आपके पास में। अदरवाइज जो है मेनार्क से मेनोपॉज के बीच में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है, टेम्परेरी स्टॉप होता है, तो इसका सबसे मेजर रीजन होता है प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, क्या प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है आपके पास में, प्रेगनेंसी या क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये मेजर रीजन है, बट माइनर रीजन और भी हो सकते हैं। ऐसे कोई फीमेल है, वो अगर स्ट्रेस ज़्यादा ले रही है तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकता है। अगर कोई फीमेल है जिसका हेल्थ बड़ा पुअर हेल्थ है, ठीक है, कोई भी हेल्थ उसका ठीक नहीं रह पा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है स्वास्थ्य के साथ में, तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकता है। बट अगर मेनार्क से मेनोपॉज के बीच में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है तो आपके पास में सबसे मेजर कारण होता है वो है फर्टिलाइजेशन हुआ है, यानी कि प्रेगनेंसी है। ठीक है, और अदर रीजन रहते हैं, स्ट्रेस हो गया और कौन हो गया आपके पास में, पुअर हेल्थ हो गया। ऑलराइट, ये रीजन है। इसलिए कहते हैं कि मेनार्क से मेनोपॉज के बीच में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक रहा है तो ये इंडिकेट कर सकता है आपके पास में किसको, प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर सकता है। ऑलराइट, नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस पे बात करते हैं। पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का 4 फेजेस रहेगा। पहला फेज आपके पास में है, वो है आपके पास में कौन सा फेज आ गया, ब्लीडिंग फेज। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज के अकॉर्डिंग फेज लिख रहे हैं, इसलिए लिखे हैं यहाँ पे। सेकंड रहेगा वो है प्रोलिफरेटिव फेज। क्या रहेगा आपके पास में, प्रोलिफरेटिव फेज। द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ओव्यूलेटरी फेज। एंड द रेस्ट वन इज कॉल्ड एज secretory phase और luteal phase। क्या रहेगा आपके पास में, secretory phase या क्या आ जाएगा आपके पास में, luteal phase। The bleeding phase in anotherly known as menstrual phase और Meniscus phase भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो so there are the 4 phases: bleeding phase, proliferative phase, ovulatory phase and secretory phase। Alright, the days scale is like that। डे का स्केल क्या रहता है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट ये हमारे पास में एक डे बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट डे है और यहाँ पे 28 या 29 डेज है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 या 29 डेज है। तो स्टार्टिंग के आपके पास में 4 से 5 दिन तक जो फेज चलती है वो आपके पास में होती है ब्लीडिंग फेज। ठीक है, फिर 5वें से लेकर के आगे 13 नंबर दिन तक आपके पास में जो चल रही है वो प्रोलिफरेटिव फेज। 14वां दिन जो है उसके अंदर हो रहा है आपके पास में ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओव्यूलेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, ओव्यूलेटरी फेज है। फिर 15 से लेकर के रेस्ट जो भी आपके पास में आ रहा है, यानी ओव्यूलेटरी डे से आगे जो भी आ रहा है वो होती है ल्यूटियल फेज। तो ये आपके पास में ड्यूरेशन को लेकर के थोड़ी सी बातचीत थी। अब हमारे पास में आता है, जैसे पहला फेज हमारे पास में जो इसके अंदर आ रहा है, वो पहला फेज आपके पास में कौन आ रहा है, यहाँ पे ब्लीडिंग फेज। आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम पीरियड को लेकर के ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है कि इसका टोटल ड्यूरेशन कितना है, तो आपको आंसर देना होगा कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। तो 3 to 5 डेज तक आपके पास में ये फेज चलती है। अगर आपको पूछता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डेज रहते हैं इसके अंदर जब ये फेज स्टार्ट होती है और एंड होती है, तो आपके पास में रहेगा फर्स्ट टू आपके पास में क्या आ जाएगा, 4th to 5th डेज। ठीक है, फर्स्ट टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4th to क्या आ जाएगा, 5th डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपसे पूछे कि इसमें हार्मोन का क्या सीन रहता है, हार्मोन का लेवल क्या रहता है, तो सारे हार्मोन डाउन रहते हैं, चाहे ओवेरियन हार्मोन चाहे पिट्यूटरी हार्मोन हो, सारे हार्मोन का लेवल क्या रहता है आपके पास में, डाउन रहता है। अगर आपसे पूछे कि इस फेज में मेन चीज़ क्या होती है, तो इस फेज में आपके पास में मेन चीज़ होती है आपके पास में ब्रेकडाउन ऑफ क्या होता है आपके पास में, एंडोमेट्रियम होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। आपसे पूछे ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। राइट, अगर आप पूछे कि
मेंस्ट्रुअल का कॉम्पोजिशन क्या है, कि मेंस्ट्रुअल जो आ रहा है उसका कंपोजिशन क्या है, कि क्या चीज़ जो होती है वो इसमें वजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। तो जो चीज़ें इंक्लूड है इसके अंदर वो है आपके पास में, एक तो है सॉफ्ट टिश्यू ऑफ, क्या आ जाएगा आपके पास में, एंडोमेट्रियम के सॉफ्ट टिश्यू। सेकेंड थिंग इसके अंदर आएगी आपके पास में क्या, म्यूकस। थर्ड थिंग क्या आएगा आपके पास में, ब्लड, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज द अनफर्टिलाइज्ड, क्या आएगा आपके पास में, एग, ठीक है, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तभी ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हुई, नहीं तो वो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट ही नहीं होती। लेकिन ये प्लस माइनस है कि ये जो है आपके पास में वो सब वजाइना से बाहर निकलते हैं, वजाइना से रिमूव होते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्लीडिंग फेज, राइट। लेकिन इसका थोड़ा प्लस माइनस है, कई बार क्या होता है कि अगर अंडा फर्टिलाइज नहीं भी हुआ है तो भी ऐसा नेसेसरी नहीं है कि वो वजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा, वो कई बार फेलोपियन ट्यूब में वहीं पे ही खत्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो इसलिए नेसेसरी नहीं है कि अनफर्टिलाइज एग हमेशा यहाँ पे ब्लीडिंग फेज के टाइम पे बाहर निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये कहानी रहती है। थोड़ा सा अगर इसको फिगर आउट करें अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ के अंदर, तो ग्राफ को भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ दिया हुआ यूट्रस के अंदर होने वाले इवेंट्स, तो यूट्रस के अंदर ये एंडोमेट्रियम को बता रखा है, ये मेनिसिस बता रखा है, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है वो पूरा शेड ऑफ हुआ है, पूरा टूटा हुआ पड़ा है आपके पास में। और मेंस्ट्रुएशन फेज कौन सी है, यहाँ पे फर्स्ट से लेकर के देखो यहाँ पे 5th नंबर तक आपके पास में कौन सी रह रही है, मेंस्ट्रुएशन फेज रह रही है। ओवेरियन हार्मोन का लेवल एकदम डाउन है आपके पास में, ये देख लीजिए, भले ही प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही डाउन पड़े हैं, किसी भी तरह के फॉलिकल का कोई डेवलपमेंट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। FSH का लेवल और LH का लेवल भी आपके पास में यहाँ पे क्या पड़ा है, डाउन पड़ा है। तो ये पहली फेज थी आपके पास में जिसका नाम था आपके पास में क्या, ब्लीडिंग फेज। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं आगे अगली फेज को लेकर के। ओके, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें अपन एक काम करते हैं, इस ग्राफ के पास ही हम एक स्लाइड और ले लेते हैं एक्स्ट्रा, इसमें बात करते हैं हम लोग। सेकेंड फेज हमारे पास में आ रही है, वो है प्रोलिफरेटिव, क्या आ जाएगा आपके पास में, फेज आ जाएगा। प्रोलिफरेटिव फेज जो है, अगर आपसे इसका पूछता है कि भैया ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो आपका आंसर देना है आपको 8 to 10 डेज तक आपके पास में इसका क्या रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा। सेकेंड थिंग जो आपके पास में आ रही है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज है वो कब स्टार्ट होती है, ये आपके पास में एट द 5th डे से स्टार्ट होकर के ये 13th डे तक चलती है आपके पास में फेज, यहाँ 5th से 6th भी हो सकता है, ठीक है, ये चलती है आपके पास में। अच्छा, इस फेज में आपके पास में क्या होगा, एंडोमेट्रियम वापस बनना शुरू होगा, रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो होगा आपके पास में वो धीरे धीरे करके आपके पास में क्या होने लगेगा, मोटा होने लगेगा। लेकिन ये मोटा कैसे होने लगेगा, ऐसा क्या चीज़ हो जाएगी जिससे ये मोटा होने लग जाएगा। यहाँ पे कहानी ऐसी होती है कि GnRH जो होता है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, राइट। दिस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये FSH जो है आपके पास में, यहाँ पे FSH इस फेज में क्या कर रहा है, एक तो एंडोमेट्रियम रिपेयर हो रही है, FSH क्या करेगा वो बता रहा हूँ आपको, पर आप पहले ध्यान रखना FSH और LH निकलने लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये फेज स्टार्ट हुई है LH और FSH पीक पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो तो जब ये फेज एंड होने लगती है तब पीक पे बनने लगते हैं पूरे अच्छे से। तो इस फेज के अंदर सबसे मेन चीज और क्या हो रही है, तो एंडोमेट्रियम मोटा होगा, लेकिन उससे भी मेन चीज जो क्या होती है वो ये होता है, यहाँ पे आपके पास में फॉलिक्यूलोजेनेसिस होगा, फॉलिक्यूलोजेनेसिस। इस फेज को अपन फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं। इसमें फॉलिक्यूलोजेनेसिस होगा, इसका मीनिंग ये आपके पास में कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन आपके पास में यहाँ पे होगा। और जब ये फॉलिकल बनते हैं, स्पेशली जब टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है आपके पास में, तो यहाँ पे फॉलिकल के बाहर आपके पास में दो लेयर बनती है, एक है आपके पास में थीका एक्सटर्ना, एक है आपके पास में क्या, थीका इंटरना, ठीक है। तो जो थीका इंटरना का जो लेयर आपके पास में, ये थीका इंटरना लेयर है, ये आपके पास में रिलीज करता है किसको, एस्ट्रोजन हार्मोन को, इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है यहाँ पे, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को रिपेयर करता है, एंडोमेट्रियम क्या करता है, रिपेयर करता है, इसलिए एंडोमेट्रियम भी मोटा होना शुरू हो जाता है आपके पास में।
ऑलराइट। तो फॉलिकुलोजेनेसिस इस फेज का सबसे मेन कैरेक्टर है आपके पास में, ठीक है। और ये जो फॉलिकुलोजेनेसिस है, अब इसमें खुद में मदद कौन कर रहा है आपके पास में, एफएसएच हार्मोन। कौन करेगा, एफएसएच हार्मोन, यानी एफएसएच के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। एफएसएच का नाम ही ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके इन्फ्लुएंस में आपके पास में क्या होता है, फॉलिकुलोजेनेसिस होता है आपके पास में, ऑलराइट। तो ये आपके पास में रहेगा फॉलिकुलोजेनेसिस होगा, इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्या रहेगा आपके पास में, ग्राफिन फॉलिकल रहेगा, ठीक है। अब जब थीका इंटरना से क्या निकला, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है आपके पास में, एंडोमेट्रियम को मोटा कर रहा है, यानी रिपेयर कर रहा है। जो पतला हो गया था, जो टूट गया था ब्लीडिंग फेज के टाइम पे, उसको वापस रिपेयर करने का काम कौन कर रहा है आपके पास में, यहाँ पे एंड ये एस्ट्रोजन हार्मोन कर रहा है, राइट। तो इस फेज के अंदर हमारे पास में जो हमारा ग्राफ है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें अगर हम लोग, तो थोड़ा ग्राफ को ऑब्जर्वेशन देते हैं अपन लोग। कलर यार कोई अच्छा सा सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर, ये वाला लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले, ये 5 से लेकर के आपके पास में यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है यहाँ तक आपके पास में जो चल रही है वो कौन सी फेज है, फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। एंडोमेट्रियम देखिए धीरे धीरे करके मोटा होता जा रहा है आपके पास में। हार्मोन, ओवरियन हार्मोन का लेवल देखना है। ओवरियन हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन डाउन ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक ये पूरी प्रोलिफरेटिव फेज में। लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल जो है आपके पास में जाते जाते क्या हो जाएगा, आपके पास में बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल आपके पास में बढ़ने लग गया। और यहाँ देखिए ना, ये फॉलिकल आपके पास में आ रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफिन फॉलिकल आपके पास में आ गया। ये मैच्योर फॉलिकल लिखा हुआ है। मैच्योर फॉलिकल का मतलब होता है ग्राफिन फॉलिकल है। ग्राफिन फॉलिकल बन गया, ये इसका एंट्रम आपके पास में आ रहा है, यहाँ सेकेंडरी oocyte आ रहा है आपके पास में, ठीक है। ये यहाँ तक इस ग्राफिन फॉलिकल तक जो बन जाता है वो किस में होता है आपके पास में, फॉलिकुलर फेज के अंदर होता है। फिर आपके पास में LH का लेवल यहाँ पे अभी डाउन है, FSH का लेवल भी आपके पास में डाउन है। लेकिन ये फेज जब एंड हो रही है तो आपके पास में LH का लेवल बढ़ गया और यहाँ पे आपके पास में FSH का लेवल भी बढ़ गया। जैसा मैंने आपको कहा था कि ये फेज एंड होगी तब तक आपके पास में दोनों हार्मोन के लेवल आपके पास में पीक पे पहुंच जाते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी ने इतना ही दिया है, पहले थोड़ा पहले से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इन्होंने तो एंड पे जा करके दिया है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा पहले ही बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में ये जो आ रहा है आपके पास में ये FSH, और ये जो ऊपर वाला आ रहा है आपके पास में क्या है, LH, ठीक है। ये आपके पास में आती है। ये क्या होता है आपके पास में, सेकेंड फेज था, प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरा जो फेज आ रहा है हमारे पास में, वो आपके पास में जो आ रहा है वो है ओव्यूलेटरी फेज। कौन सा फेज आ रहा है आपके पास में, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज का जो ड्यूरेशन है आपके पास में वो रहेगा 1 डे, यानी कि 1 दिन जो रहे इसका ड्यूरेशन रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पे ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज आती है, तो आंसर होगा 14th नंबर डे पे आएगी। अच्छा, अब बात करें कि इस फेज में होगा क्या, कि ओव्यूलेशन होगा साहब। कि ओव्यूलेशन में क्या होता है, कि ओव्यूलेशन में होता है कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बाय द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिक्यूल, ठीक है। यानी ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके आपके पास में क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल को ब्लास्ट करके सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा और फेलोपियन ट्यूब में आएगा आपके पास में। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। एंड दिस ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय द LH, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको रिजल्ट देगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और एक वर्ड एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब होता है व्हेन LH इज ऑन इट्स मैक्सिमम पीक। जब LH अपनी मैक्सिमम पीक पे है, और ये कब होता है, ओव्यूलेटरी डे के टाइम पे होता है। LH एकदम मैक्सिमम होता है, पीक पे होता है। इसी वजह से क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल ब्लास्ट होता है और उससे सेकेंडरी oocyte क्या होता है, बाहर निकल कर फेलोपियन ट्यूब में आता है। इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, कौन सा क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी पूछ लेता है कई बार सिंगल मार्क के अंदर कि ओव्यूलेशन क्या होता है आपके पास में, तो आंसर होगा रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte by the rupturing of graphene follicle in the influence of the LH hormone is called as the ovulation, alright। ओव्यूलेटरी फेज में अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ दिख रही है, ये ग्राफिन फॉलिकल ब्लास्ट हो गया और ये आपके पास में सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। यहाँ लिखा हुआ भी है, ये रहा ओव्यूलेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप LH यहाँ पे पीक पे आ रहा है, एकदम यहाँ पे पहुँच चुका है पीक पे, और FSH भी रहता है, पर FSH ज़्यादा LH आपके पास में पीक पे रहता है। ये कहानी आपके पास में किसकी है, ओव्यूलेशन की है। फिर हमारे पास लास्ट स्टेज आती है, वो है हमारे पास में कौन सी, ल्यूटियल फेज। कौन सी फेज आ रही है आपके पास में, यहाँ पे ल्यूटियल फेज आ रही है। सो ल्यूटियल फेज के अंदर आपके पास में क्या है, ल्यूटियल फेज आ रहा है, इसका आपके पास में जो ड्यूरेशन रहेगा, ये लॉन्गेस्ट फेज है बेटा, लॉन्गेस्ट फेज है। इसका ड्यूरेशन रहेगा अराउंड 14 to 15 डेज, ठीक है। 14 डेज लिख देता हूँ वाली, नहीं तो 14 to 15 डेज भी लिख सकते हो। इस फेज को अपन सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन लोग, सिक्रीटरी फेज भी कह सकते हैं,
अब इसका ड्यूरेशन हो गया 14 डेज। यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट थिंग है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डेज पे ये आपके पास में स्टार्ट होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15th नंबर डे पे स्टार्ट होता है, 28 से 29 डे पे जाकर के ये आपके पास में फिनिश होता है। ठीक है, अब ल्यूटियल फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये आपके पास में लॉन्गेस्ट फेज कहलाई जाती है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ल्यूटियल फेज में होता क्या है आपके पास में कि यार रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है, जैसे ग्राफियन फॉलिकल से आपके पास में क्या हुआ था, सपोज दैट ये आपके पास में ग्राफियन फॉलिकल है आपके पास में, यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल फट गया था ओव्यूलेटरी फेज के टाइम पे, तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte आपके पास में रिलीज हो गया। सपोज दैट ये सेकेंडरी oocyte है, ये रिलीज हो गया, ये प्रोसेस तो ओव्यूलेशन हो गया। ठीक है, अब जो इसके बाद में पीछे जो ये ग्राफियन फॉलिकल बचे हैं, ये दिख रहे हैं आपको ग्राफियन फॉलिकल बचे हुए, ये रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल इनको बोल रहे हैं। रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिक्यूल आपके पास में एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड फॉर्म करते हैं और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिक्यूल फॉर्म द टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड एज द कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर ओव्यूलेशन हो रहा है ये काम। अगर कॉर्पस ल्यूटियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके लिए क्या क्या खास बात हो सकती है कि पूछा आपसे कि कॉर्पस ल्यूटियम का साइट क्या है, कहाँ बन रहा है, तो आंसर देने का है बेटा ओवरी में। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए आपको, कि कॉर्पस ल्यूटियम को कौन बनाने में मदद करता है, तो आंसर होगा LH, क्योंकि LH हार्मोन के ही इन्फ्लुएंस में ग्राफियन फॉलिकल ब्लास्ट होता है, और ग्राफियन फॉलिकल ब्लास्ट होता है तभी पीछे बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल क्या करते हैं आपके पास में, कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म करेंगे। तो ये आपके पास में LH चाहिए। अगर आपको पूछे कि इसका कलर कौन सा है तो आपको आंसर देने का है येलो है। अगर आपसे पूछे कि ये सिक्रेटरी है तो बिल्कुल आपको आंसर देने का बिल्कुल ये एंडोक्राइन फंक्शन को फॉलो करती है। कि एंडोक्राइन फंक्शन को कैसे फॉलो करती है, क्योंकि ये आपके पास में कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करती है एक हार्मोन को जिसका नाम है आपके पास में क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसको रिलीज करेगी आपके पास में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अगर आपसे पूछता है कि प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है आपके पास में, क्यों चाहिए भैया प्रोजेस्टेरॉन, तो आपका आंसर होगा कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवाने के लिए चाहिए। ठीक है, मेंटेन द क्या आ जाएगा आपके पास में, एंडोमेट्रियम। अगर आपको पूछता है कि एंडोमेट्रियम को क्यों मेंटेन करवाना है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताकि क्या हो, इम्प्लांटेशन हो सके, कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक है, क्योंकि इम्प्लांटेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एंडोमेट्रियम को तो हमेशा तैयार रहना पड़ेगा ल्यूटियल फेज में, कि यार इम्प्लांटेशन के लिए मेरे को तैयार रहना जरूरी है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया बाई चांस तो इम्प्लांटेशन करवाना पड़ेगा ना। इम्प्लांटेशन के लिए क्या चाहिए, एंडोमेट्रियम थिकन चाहिए। तो मेंटेन करवाना एंडोमेट्रियम को, जिससे क्या हो सके आपके पास में, किस चीज के लिए आपके पास में मेंटेन किस चीज के लिए करवाना है, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो ये आंसर से कॉर्पस ल्यूटियम की साइट ओवरी है। ठीक है, हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में मदद कर रहा है वो LH है, येलो कलर का है, एंडोक्राइन है, ग्लैंड है, रिलीज कर रही है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहा है, क्यों कर रहा है मेंटेन, ताकि इम्प्लांटेशन हो सके आपके पास में। तो राइट ना। अब कॉर्पस ल्यूटियम में आपके पास में जिस हार्मोन का लेवल आपके पास में पीक पे जाता है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ल्यूटियल फेज जो दिख रही है आपको, ल्यूटियल फेज जो आपके पास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15 से 28 से 29 दिन पे है, टोटल 14 दिन की है। तो अगर सिर्फ ल्यूटियल फेज के ड्यूरेशन की बात करो तो ल्यूटियल फेज के 9th डे पे आपके पास में प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होता है वो एकदम पीक पे होता है, जबरदस्त होता है। ठीक है, और यही एकमात्र ऐसी फेज है जिसमें दो हार्मोन का लेवल आपके पास में क्या होता है कि आप वैसे मतलब जैसे दो हार्मोन नहीं, ये एक ऐसी फेज है जिसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल भी लास्ट में जाते हुए क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है। इसको फिगर आउट करने के लिए हम लोग एक बार ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में जब हम देखेंगे एक तो ये ल्यूटियल फेज या क्या आ रही है अपने पास में, यहाँ पे सिक्रेटरी फेज आ रही है, जिसमें देखोगे तो एंडोमेट्रियम जबरदस्त मोटा हो रहा है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करवा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो, ये यहाँ पे जाके पीक पे है, इस जगह पे पीक पे आपके पास में। इस जगह का डे आप निकालने की कोशिश करिएगा तो 23वां दिन आएगा लगभग। तो काउंट करके देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23वां जो डे होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो 9th डे होगा आपके पास में।
तो 9th डे पे आपके पास में ऑन एन एवरेज क्या रहता है कि आपके पास में प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या होता है, पीक पे होता है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले एस्ट्रोजन जो होता है आपके पास में वो तो डाउन है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में आपके पास में बाद में एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है ये, और ये एस्ट्रोजन थोड़ा सा पीक होता है फिर बिल्कुल डाउन हो जाता है आपके पास में। ये अराउंड एंड अराउंड आपके पास में जो आ रहा है वो 27वें दिन पे आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंडिंग पे आ रहा है आपके पास में, ठीक है ना, ये चीज रह रही है। और ये देखो डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम है, ये रिमेनिंग ग्राफिन फॉलिकल है जिसने क्या किया आपके पास में यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटेम को फॉर्म कर दिया है। देखिएगा ये सारे इवेंट्स आपके पास में ओवेरियन इवेंट्स है, ओवरी के अंदर होने वाले इवेंट्स है, ठीक है। 9 दिन तक आपके पास में कॉर्पस ल्यूटेम जो है वो पड़ा रहता है, ठीक है, 9 दिन तक पड़ा रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन का इंडिकेशन मिल जाता है जो कि होता है HCG हार्मोन, अगर फर्टिलाइजेशन का इंडिकेशन मिल जाता है तो कॉर्पस ल्यूटेम परसिस्ट करता है, मतलब डीजनरेट नहीं होता है। लेकिन 9 डे के बाद में अगर HCG नहीं मिलता है इसको, ठीक है, यानी ये समझ जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये कॉर्पस ल्यूटेम डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिमेनिंग 5 डे में, यानी कि 9 के बाद में 5, 14 दिन का होता है ये, रिमेनिंग 5 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटेम डीजनरेट हो जाएगा। और डीजनरेट होगा तो इसकी डीजनरेटिव स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं आपस में, यहाँ पे डीजनरेटिव स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा, राइट। और रिमेनिंग जो ये वाले हार्मोन है LH FSH, ये तो इसमें डाउन ही पड़े हैं आपके पास में। मैं आपको ऐसा कह रहा था कि एस्ट्रोजन हार्मोन पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक ऐसा हार्मोन है आपके पास में जो 2 बार पीक, मतलब 2 बार रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। एक तो देखो यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का एक रेज यहाँ दिख रहा है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ दिख रहा है। आप पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में देख लेना और किसी हार्मोन का लेवल 2 बार आपके पास में से रेज नहीं हो रहा है। देखो प्रोजेस्टेरोन का सिर्फ यहाँ पे रेज हो रहा है, ठीक है, LH का यहाँ रेज हो रहा है और FSH का यहाँ रेज हो रहा है, आगे पीछे कहीं पे भी रेज नहीं हो रहा है। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जिसका आपके पास में क्या हो रहा है, लेवल आपके पास में रेज हो रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आगे हो गया क्योंकि हमने काफी सारा यहाँ पे स्लाइड ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है इफ द कॉर्पस ल्यूटेम बिकम इनएक्टिव देन व्हाट विल द फंक्शन बी अफेक्टेड। अभी मैंने समझाया आपको, अगर कॉर्पस ल्यूटेम आपके पास में इनएक्टिव है तो आपके पास में एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी। अगर आपके पास में एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी तो इम्प्लांटेशन जो होगा वो क्या होगा, आपके पास में अफेक्टेड होगा। तो आंसर इज दैट द इम्प्लांटेशन जो होगा वो आपके पास में सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। Write the label, draw a label diagram of the graphene follicle in the process of the oogenesis। मैं बना के बताता हूँ आपको यहाँ पे कि कैसे रहता है आपके पास में। सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे अपने पास में, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, इस अंदर से शुरुआत करते हैं जिससे ज़्यादा आसान रहता है। यहाँ पे आपके पास में ग्राफीन फॉलिकल में अंदर रहेगा आपके पास में, ये है आपके पास में सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में जो आपके पास में रहता है, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में जो रह रहा है आपके पास में, यहाँ पे इस जगह पर ये है आपके पास में जोना पेलुसिडा जो इसके बिल्कुल इंटेक रहता है, ठीक है। ये क्या गया आपके पास में, जोना पेलुसिडा, ठीक है। इसके बाद आपके पास में रहेगा वो है मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये आपके पास में मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का लेयर है, बट मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा और प्राइमरी oocyte के बीच में थोड़ा गैप होता है और यही आपके पास में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम लोग एंट्रम कहते हैं। इसके बाहर की तरफ आपके पास में जो रहेगा वो रहेगा थीका इंटरना। तो ये आपके पास में जो आ रहा है ये है थीका इंटरना, यहाँ पे जो आ रहा है ये है थीका इंटरना। थीका इंटरना के बाहर की तरफ आपके पास में जो आ रहा है वो थीका एक्सटर्ना जो फाइब्रस होता है, इसलिए मैं डैश 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 करके बता रहा हूँ आप लोगों को। ये आपके पास में फाइब्रस आ जाएगा और यहाँ पे अंदर की तरफ मेरे पास में जो आ रहा है इधर, यहाँ पे कौन सा कलर ले यार, ये ले रहे, ठीक है, ये लेते हैं यार, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैविटी आपके पास में क्या है, एंट्रम है। तो लेटेस्ट लेबल करता हूँ मैं इसको आपके पास में। यहाँ पे ये हमारे पास में जो है इसको हम नाम दे रहे हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक है, ये आ गया थीका एक्सटर्ना। ये हमारे पास में आ गया यहाँ पे थीका क्या आ गया, इंटरना, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया वो है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, ठीक है। ये हमारे पास में आ रहा है, ये क्या हो गया आपके पास में, एंट्रम। यहाँ पे हैप्लॉइड जो अंदर पड़ा है हमारे पास में, ये है हमारे पास में सेकेंडरी oocyte जो कि ग्राफीन फॉलिक्यूल तक में बन जाता है। और यहाँ इसके जस्ट बाहर की तरफ हमारे पास में जो है वो है जोना पेल्यूसिडा। ये आपके पास में क्या है, ग्राफीन फॉलिकल का लेवल डायग्राम है, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे।
आपके पास में, राइट। द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से याद रखो। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पास में, प्लेसेंटा मैटरनल बॉडी और फीटस के बीच में एक टिश्यू रिलेशन है। प्लेसेंटा ही वो टिश्यू है जिसकी मदद से क्या होता है आपके पास में कि मदर की बॉडी से कोई चीज़ अगर मेरे को फीटस को ट्रांसफ़र करनी है तो प्लेसेंटा के द्वारा जाएगी, और वहाँ से यानी फीटस की बॉडी से अगर कोई चीज़ मदर के मैटरनल ब्लड में लानी है तो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही आएगी। जैसे अगर ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट है तो उसको ट्रांसफ़र करने का काम मदर की बॉडी से यानी मदर के ब्लड से कहाँ पे, फीटस को कौन करता है, प्लेसेंटा। या आपके पास में जो फीटस की बॉडी है उससे आपके पास में कुछ एक्सक्रीटेड सब्सटेंसेज या वेस्ट सब्सटेंसेज या CO2 है, उनको आपके पास में वापस मदर की बॉडी में भेजने का काम भी किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। सो क्लियर दैट 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं इसके अंदर। फिर हमारे पास में आता है व्हाट इज पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन आपके पास में जो आ रहा है, फुल्ली डेवलप फीटस, ठीक है। आपके पास में क्या आ रहा है, फुल्ली डेवलप फीटस है, फुल्ली डेवलप फीटस जो है, ठीक है, फुल्ली डेवलप फीटस है। इसका आपके पास में बर्थ कैनाल, ठीक है, क्या ना, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किस किस से मिलके बनती है, 2 चीज से मिलके बनती है। एक है आपके पास में कौन, सर्वाइकल कैनाल, और दूसरी कौन है, अलोंग विद वजाइना। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं। तो फुल्ली डेवलप फीटस, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो गया 9 मंथ का, तो फुल्ली डेवलप फीटस जो है उसका सर्वाइकल कैनाल और वजाइना दोनों मिला के बर्थ कैनाल बन रही है। तो बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होना, बाहर आना, क्या कहलाता है आपके पास में, पार्चुरेशन कहलाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इसका मेन हार्मोन जो रहता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है, राइट। नाउ व्हाट इज कोलोस्ट्रम एंड टेल अस द यूजफुलनेस। इसका आपको यूजफुलनेस बताना है। तो कोलोस्ट्रम जो आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे, द इनिशियल मिल्क secrete from the or released from the mammary gland after the parturition is called the colostrum, ठीक है। ये थिक होता है, ठीक है, थिक होता है और हल्का सा येलोविश भी होता है, ठीक है। जो पहला जो स्टार्टिंग का जो मिल्क सिक्रीशन होता है मेमोरी ग्लैंड से डिलीवरी के बाद में, वो कोलोस्ट्रम होता है आपके पास में, ठीक है। और इसका यूजफुलनेस ये है कि ये फीटस के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि ऐसा एडवाइस दिया जाता है डॉक्टर के थ्रू कि एटलीस्ट 6 मंथ तक लैक्टेशन करवाना चाहिए मदर को अपने बेबी को, ठीक है। मदर अपने बेबी को 6 महीने तक दूध पिलानी चाहिए, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसके अंदर खूब सारे एंटीबॉडी होते हैं, जिसके अंदर आपके पास में सबसे मेन नाम आपके पास में जो आता है वो है आपके पास में कौन सा, IgA एंटीबॉडी है। ये एंटीबॉडी आपके पास में क्या करता है कि बच्चा जो होता है उसके इम्यून सिस्टम को तगड़ा करता है, अच्छा करता है। तो व्हाट इज कोलोस्ट्रम, द इनिशियल मिल्क secrete फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर द पार्चुरेशन इज कॉल्ड एज द कोलोस्ट्रम, राइट। And what is its usefulness? It contains the IgA and many other antibodies, and these antibodies help in the strong the immune system of the child, right? तो ये कोलोस्ट्रम का आपके पास में क्या है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो रिमेनिंग सेक्शन था वो कंप्लीट कराया। मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्पर्मेटोजेनेसिस, थोड़ा ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस बताया आपको, प्लेसेंटा का फंक्शन है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे, बोर्ड के अंदर आने लायक लगे, उसके ऊपर बातचीत कर ली है मैंने आप लोगों से यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंग्लिश मीडियम का सेक्शन जो है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपके पास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा। हालांकि वो थोड़ा छोटा ही चैप्टर है, पर थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस उसके लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। उससे पहले तक आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहिए। आपके बोर्ड के एग्जाम्स बहुत नज़दीक है, ठीक है। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों को। और सबसे अहम बात कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको दिमाग में रखना है। कोई चीज़ अगर मैंने यहाँ पे फास्ट बोली है तो आपके पास तो यार रिवाइंड का ऑप्शन है यार, आप रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं उसको, ठीक है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।